गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास 12 के सभी छात्र छात्राओं को गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है लेसन टू का हम पुष्पी पादपों में जनन, पुष्पी पादपों में जनन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। पार्ट 2 तक आपको बताया गया है। सबसे पहले हमने आपको पुष्प की संरचना बनाई थी, फिर से एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। पुष्प की संरचना को देख लेते हैं किस प्रकार से है। ये पुष्प की संरचना है। यहां पर हमारे ये पुंकेसर, ये पुंकेसर, ये हमारा बादल जो हरे कलर का होता है, ये आपका दल, ये पुमंग, एक को एक पुंकेसर कहते हैं, और ये जो यहां से यहां तक का भाग है ये जायांग। पिछली बार हमने आपको बताया था कि पुंकेसर में किस प्रकार से परागकणों का निर्माण होता है, और परागकण जो है बनने के बाद में परागकण जो है ये नर युग्मक होते हैं, और जायांग में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ये बीजांड है, और बीजांड में मादा युग्मक का निर्माण हमने बताया था किस प्रकार से। यहां मादा युग्मक बनता है और यहां पर नर युग्मक बनता है, परागकण बनता है। तो परागकण कहां बनता है? पुमंग के पुंकेसर में, और नर युग्मक बनता है पुंकेसर में, और मादा युग्मक कहां बनता है? बीजांड में। अब दोनों का निर्माण हमने बता दिया, अर्थात निषेचन के पहले युग्मक जनन की घटना हो गई। अब जो है ये आपको फिर से रिवाइज करा दिया कि ये पुष्प की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। अब होता क्या है, अब जो बने हुए परागकण हैं ये पुनः जो है जाएंगे और जा करके फर्टिलाइजेशन करेंगे, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक से संयुग्मन होगा, और संयुग्मन के पश्चात क्या होगा, जैसे ये दोनों मिलेंगे, मिलने के उपरांत युग्मनज का निर्माण होगा। उसकी क्रिया बतानी है, तो उसमें क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इसको साफ कर देते हैं। अब केवल हम
देखेंगे एक स्त्री केसर के बारे में, अर्थात जिसमें एक बीजांड होगा। यहां पर हम एक ऐसी संरचना बना लेते हैं ये हमारा एक बीजांड है जिसके ऊपरी सिरे में 3 कोशिका, इन्हें प्रमुख कोशिका कहते हैं। मध्य में द्वितीयक केंद्रक और सबसे नीचे की ओर अंड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती। कल हमने बताया था कि भ्रूण कोश में किस प्रकार से कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो ये और ये जो है यहां पर आपका लगा हुआ है पुंकेसर। पुंकेसर में परागकण बनते हैं, फिर परागकण का स्फुटन होता है, परागकण का स्फुटन होता है और ये परागकण जो है निकलते हैं। निकलकर परागकण जो है वर्तिकाग्र में आते हैं स्त्री केसर के, इस वर्तिकाग्र में आते हैं परागकण और वर्तिकाग्र में आने के पश्चात जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहते हैं परागण। यानी अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा परागण। परागण की अंग्रेजी होती है पॉलिनेशन। अगर परागकण को फ्यूज करना है तो सबसे पहले इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। परागकण बनने के उपरांत परागण की प्रक्रिया होती है। इस पराग नलिका में पहले से ही कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं और उस रासायनिक पदार्थ के कारण जो परागकण होता है, परागकण की जो बाहरी स्तर होता है उसमें जर्म छिद्र पाए जाते हैं, जनन छिद्र, जर्मपोर पाए जाते हैं और इस जर्मपोर से इसका जो बाह्य चोल होता है वो फट जाता है। फटने के बाद जो अंतः चोल होता है वो वृद्धि करता है, वृद्धि करके पराग नलिका का निर्माण करता है और पराग नलिका के द्वारा ही दोनों नरयुग्मक स्त्री के ये मादा भाग तक जो पहुंचाए जाते हैं। इसमें इस प्रकार से हमने कल बताया भी था कैसे जो मादा युग्मक बनता है और 7 कोश की संरचना स्टार्ट होती, 3, 6 और 1। ये 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना किस प्रकार से बनती है भी बताया था। तो परागण क्या होता है, सबसे पहले पॉलिनेशन को हम लोग समझेंगे। परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र भाग में पहुंचना ही परागण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल आसान सी परिभाषा। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग में पहुंचने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। अब परागण जो है 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण को हम लोग बोलते हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन है और ये हेट्रोपॉलिनेशन होता है, हेट्रोपॉलिनेशन। इसे ऑटोपॉलिनेशन भी कहा जा सकता है।
तो इसमें क्या होता है, स्वपरागण की प्रक्रिया में, स्वपरागण की प्रक्रिया में जब परागकण जो है स्वतः ही, कैसे, जब परागकण जो है स्वतः ही जो है अपने स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं, जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जब परागकण किसी पौधे के पुष्प के परागकण स्वतः ही किसी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में किसी दूसरे पुष्प के या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं, तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। परंतु पर परागण में क्या होता है, पर परागण, इसको सही कर लेंगे, पर परागण में होता क्या है, पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। और कितने माध्यम होते हैं, 3 माध्यम होते हैं। कौन कौन से माध्यम होते हैं, या तो वायु द्वारा, या फिर जल द्वारा, और तीसरा होता है जंतु द्वारा। ध्यान रखना कितने प्रकार का पर परागण होता है, पर परागण के 3 माध्यम होते हैं, वायु द्वारा, जल द्वारा और कीट के द्वारा यानी जंतु द्वारा। ठीक है, 3 प्रकार के माध्यमों से पर परागण की प्रक्रिया होती है। अर्थात पर परागण का मतलब होता है, पर परागण का मतलब होता है कि जब बिना मतलब कि स्वतः ही ना किसी माध्यम के द्वारा, स्वतः ही परागकण न जाए, किसी माध्यम के द्वारा यानी वायु के द्वारा, जल के द्वारा या किसी जंतु के द्वारा परागकण किसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग में पहुंचे, तो यह प्रक्रिया पर परागण। परिभाषा क्या देंगे, परिभाषा देखिए स्वपरागण की और पर परागण की। जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प या उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग में पहुंचते हैं, स्वतः ही वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग में पहुंचते हैं, तो ये प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो पर परागण होता है, इसमें क्या लिखेंगे, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण किसी दूसरे पुष्प में, ठीक है, इसमें स्वतः एक ही पुष्प में तो होगा नहीं, अगर एक ही पुष्प में होता तो स्वपरागण हो ही जाता। पर परागण उन्हीं पुष्पों में प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जिनमें अर्थात नर और मादा जन्नांग अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं, उन पौधों में पर परागण की प्रक्रिया होती है। तो पर परागण क्या होता है, जब किसी दूसरे पौधे के पुष्प में या अपने पौधे के किसी दूसरे पुष्प में, ठीक है, परागण की प्रक्रिया होती है, तो वहां पर परागण होता है। अर्थात परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना। ठीक, जब एक ही जाति के पुष्प के किसी दूसरे पौधे पर, एक ही जाति के पुष्प में किसी दूसरे पौधे के पुष्प में, या फिर उसी पुष्प में किसी दूसरे पौधे, ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि नहीं। मतलब स्वपरागण, स्वपरागण में फिर से सुन लीजिए क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। स्वपरागण परागण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी पुष्प के पौधे के परागकोश से परागकण उसी पुष्प में या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग में पहुंचते हैं, तो यह प्रक्रिया स्वपरागण। पर परागण जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग में पहुंचते हैं, तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पर परागण में माध्यम के आधार पर परागण 3 प्रकार का, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतु द्वारा। अर्थात जब परागकोश के परागकण एक पुष्प से उड़ करके किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र भाग में पहुंचते हैं, वायु के द्वारा उड़ करके पहुंचते हैं। जैसे आर्किड, आर्किड में वायु के द्वारा जो है पर परागण होता है। आर्किड यानी मदार के पौधे में देखा होगा, वो सफेद कलर के जो है जिसमें 20 टाइप के होते हैं परागकण, और जो उड़ उड़ कर जाते रहते हैं, ठीक है, तो वो वायु के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है आर्किड में। ठीक, जल के द्वारा पर परागण, जब जलीय पौधे, कुछ जलीय पौधे जो क्या करते हैं, अपने परागकणों को जल में छोड़ देते हैं और फिर वो जल के माध्यम से किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचते हैं, तो ये प्रक्रिया जल के द्वारा पर परागण हो जाती है। जब जंतुओं के माध्यम से प्रक्रियाएं हों पर परागण की, पक्षियों के द्वारा भी परागण होता है, कीटों के द्वारा भी परागण होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक परागण किस जंतु के द्वारा होता है, तो सबसे अधिक परागण कीटों के द्वारा होता है। और कीटों में किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन नीट में आया था एक बार, नीट में क्वेश्चन पूछा गया था किस जंतु के द्वारा सबसे अधिक परागण किया जाता है,
तो सबसे ज्यादा अधिक परागण होता है मधुमक्खी के द्वारा। ध्यान रखना, मधुमक्खी के द्वारा सबसे अधिक कीट परागण किया जाता है। सबसे अधिक परागण करने वाला जो कीट है वो है मधुमक्खी। ठीक है, तो कीट परागण होता कैसे है? तो जब कोई जो है कीट या कोई पक्षी किसी पौधे के पुष्प पर बैठता है तो ये परागकण जो होते हैं उनके पंखों में, पंजों में, ठीक है, फंस जाते हैं। फंसने के बाद में जब वह नेक्टर लेने के लिए किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आता है, नेक्टर का मतलब होता है मकरंद, ठीक है ना। मधुमक्खियों को मकरंद की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए मकरंद लेने के लिए जैसे ही जाती हैं तो उस मकरंद को लेते समय ये परागकण वही वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद में परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस परागण को कहते हैं कीट परागण या जंतु परागण। ठीक, जंतुओं के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक परागण और होता है जिसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल। ये अभी जो प्रक्रियाएं थी ये प्राकृतिक परागण की थी। अब कृत्रिम परागण क्या होता है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस। आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस निश्चित है कृत्रिम जो कार्य होता है वो किसी दूसरे के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। अर्थात कृत्रिम परागण में मानव की सहायता लेनी पड़ती है। जब तक मानव नहीं होगा तब तक कृत्रिम परागण नहीं हो सकता। ठीक, तो इसमें मानव आ जाता है। जब परागण की प्रक्रिया किसी व्यक्ति के द्वारा कराई जाए तो ये परागण कैसे कराया जाता है? इस परागण को समझने के लिए सबसे पहले हम दो फिगर लेते हैं। देखिए, दो फिगर लेते हैं। दो फिगर लेते हैं। एक शुद्ध लंबा है और एक का जो पौधा है वो जो है शुद्ध बौना है। ठीक, ये शुद्ध लंबे पौधे का पुष्प है, ये है शुद्ध लंबे पौधे का पुष्प। ठीक, इसी के पास में बना लेंगे शुद्ध बौने पौधे का पुष्प। ये बौने पौधे का पुष्प है, इसमें लिख देंगे बौने पौधे का। मैं आपको कृत्रिम परागण समझा रहा हूं पौधों में बौने पौधे का पुष्प अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए मात्र इसलिए। ठीक है, ऐसे परिभाषा बता दे रहे, समझ में नहीं आएगा, एक चीज करके बताऊंगा आपको अच्छे से ताकि समझ में आए। तो एक जो है लंबे पौधे का पुष्प है, एक बौने पौधे का पुष्प है। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है? कृत्रिम परागण कराया जाता है। तो कृत्रिम परागण कराने के लिए हमें एक पौधे का नर युग्मक चाहिए, एक पौधे का मादा युग्मक। हम जो है क्या करते हैं कि इस पौधे से यदि हमें मादा युग्मक लेना है, ध्यान दीजिए मेरी बात का, इस पौधे से अगर हमें मादा युग्मक लेना है, नर युग्मक नहीं लेना है, तो हम क्या कराएंगे? कृत्रिम परागण की कराने के लिए दो क्रियाएं बहुत आवश्यक होती हैं। ठीक है, वो दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं पहले उनको नाम ले लें। फर्स्ट नंबर होता है विपुंसन, एस्क्यूमुलेशंस, और दूसरी होती है बैगिंग। विपुंसन और सेकेंड नंबर प्रक्रिया होती है बैगिंग। बैगिंग को हम कहते हैं थैलीकरण प्रक्रिया।
थैलीकरण। ठीक, तो थैलीकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, हमें इसका अगर नर युग्मक लेना है, इसका क्या लेना है, नर युग्मक, और इसका लेना है मादा युग्मक। तो सबसे पहले विपुंसन की क्रिया अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, अपरिपक्व पुंकेसरों को कैंची से अलग कर देते हैं काट करके। यह प्रक्रिया कहलाती है विपुंसन। ठीक है, यदि हमें कृत्रिम परागण कराना होता है जिस पौधे में, तो उस पौधे के पुष्प के परागकणों को, ठीक है, परागकण अपरिपक्व हो उस अवस्था में ही उसके हम जो है पुमंग भाग को काट करके अलग कर देते हैं। प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। विपुंसन क्या होता है, ठीक, कृत्रिम परागण कराने के लिए दो विधि आवश्यक होती हैं कराना। एक होता है विपुंसन और दूसरा होता है बैगिंग। तो विपुंसन क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। जिस पौधे के हमें मादा युग्मक लेने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पौधे के जो पुमंग होते हैं, पुंकेसर होते हैं, उनको काट करके अलग कर देते हैं। क्यों, अगर इसके जो है पुमंग यहाँ पर बने रहेंगे और परिपक्व हो जाएंगे, तो हमारे जो है परागण कराने से पहले ही ये जो अतिकाग्र पर आ जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, परागण पहले से ही हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ परागण हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, जब तक ये परिपक्व ना हो उसके पहले ही हम इसके पुमंग को काट देते हैं। तो मादा, ठीक है, मादा जो है युग्मक को प्राप्त करने के लिए, ध्यान देना मेरी बात को, मादा युग्मक को प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि मादा युग्मक को प्राप्त करने के लिए हम उसके किसी पुष्प के, मादा युग्मक को प्राप्त करने के लिए हम किसी पुष्प के पुमंग के पुंकेसरों को कैंची से काट करके अलग कर देते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। फिर दूसरी प्रक्रिया आती है बैगिंग। किसी दूसरे पुष्प का परागकण इस पर ना आ जाए, इसलिए हम इसे जो है थैली के माध्यम से इसके वर्तिकाग्र भाग को ढक देते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया कहलाती है थैलीकरण। ठीक है, किसी दूसरे पुष्प का परागकण इसमें आकर के अपने मन से जो है परागण की प्रक्रिया ना कर दे, तो इसलिए हम इसमें एक थैली पहना देते हैं। ठीक है, इसमें एक थैली लगा देते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है बैगिंग यानी थैलीकरण। जब इसमें हम थैली लगा देते हैं, फिर अपनी इच्छा के अनुसार हम जो है इस बौने पौधे का नर युग्मक लेते हैं, और जब इसका मादा युग्मक परिपक्व हो जाता है तो इसको ला करके इसके जो है वर्तिकाग्र में छोड़ देते हैं और परागण की प्रक्रिया हो जाती है। फिर हमें ऐसे पौधे की प्राप्त होती है जिसमें जो है लंबे पौधे के भी गुण होते हैं और बौने पौधे के भी गुण होते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम परागण की जो क्रिया होती है, आनुवांशिकता के लिए इसका जो है बहुत बड़ा महत्व है। आनुवांशिकता में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आनुवांशिकता के लिए इसका अधिकतर लोग वैज्ञानिक प्रयोग किया करते हैं, अधिक उत्कृष्ट गुणों वाले पौधे में प्राप्त हो जाते हैं। अब हम सुनेंगे पर परागण से हमें लाभ क्या है और पर परागण से हमें हानियां क्या है। पर परागण से उत्पन्न होने वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या कम होती है, क्योंकि बहुत सारे जो है बीज जो होते हैं, परागकण जो है अधिक संख्या में बनते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं रास्ते में ही। ठीक है, इसलिए और उत्कृष्ट लक्षणों वाले नहीं होते। ठीक है ना, उत्तम गुणों वाले हमें नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, हानियां क्या है कि ये कभी कभी जो है अधिक संख्या में जो है तैयार हो जाते हैं और इनके जो लक्षण होते हैं उनका भी जो है लक्षणों का समावेश भी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। तो पर परागण के लाभ और पर परागण की हानियां जो है लिख लेंगे और लिख करके जो रफ कॉपी भी याद कर लेंगे। आज का जो हम कार्य दे रहे हैं वो पर परागण की लाभ, पर परागण की हानियां, स्वपरागण के लाभ, स्वपरागण की हानियां आपको तैयार करनी। तो आज का जो टॉपिक था पर परागण आपको बताया गया, परागण कितने प्रकार का होता है, पर परागण के साधन कौन कौन से होते हैं, और उसके उपरांत हमने आपको बताया क्या कृत्रिम परागण। पूरा परागण यहाँ से समाप्त होता है। इसके बाद में अगला टॉपिक हम कल से 4 पार्ट लेकर के आएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें हैं भी बताएंगे आपको। धन्यवाद।